हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज फिर से मैं जीके का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का, तो दोस्त आज जीके का सेशन है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया फटाफट हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुट सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन का जीवनी का नाम क्या था दोस्त? वो था हर्षचरित। आप ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या था? हर्षचरित। अब बात की जाए हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो ये थे पुष्यभूति वंश के। आप ध्यान रखिएगा, जो पुष्यभूति वंश थे उसी के शासक थे हर्षवर्धन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हर्षवर्धन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। किस शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्त, जिसे आप रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं वो कौन है दोस्त? वह है मोहम्मद शाह। आप ध्यान रखिएगा, किस शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो वो है मोहम्मद शाह। तो इसका क्या है? मोहम्मद शाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये मुगल वंश के शासक थे। अब बात आई मुगल वंश, तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक थे, कौन थे दोस्त? मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का पुत्र अकबर, और अकबर का पुत्र जहांगीर। जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। औरंगजेब का बात की जाए तो उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आए थे जो अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर इत्यादि। तो आप ध्यान रखिएगा, किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो वह है मोहम्मद शाह। साथ ही साथ लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है दोस्त? तो लंपट मूर्ख कहा जाता है जहादर शाह को। आप ध्यान रखिएगा, रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को, और लंपट मूर्ख कहते हैं जहादर शाह को। तो इसका आंसर क्या था? मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। एनी बेसेंट के अलावा किसने भारत में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दोस्त, एनी बेसेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन किया गया। परंतु इनके अलावा, एनी बेसेंट के अलावा जिन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था वो कौन थे दोस्त? वो थे बाल गंगाधर तिलक। आप ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया गया। कब हुआ था दोस्त? ये हुआ था 1916 में। आप ध्यान रखिएगा, ये कब हुआ था? 1916 में। साथ ही दोस्त, बात आई बाल गंगाधर तिलक, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे दोस्त, बाल गंगाधर तिलक, इसके बारे में जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इसे भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो है, इनको भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। साथ ही दोस्त, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, इनका एक प्रमुख नारा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय का। तो आप ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। साथ ही दोस्त, एनी बेसेंट, ये प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये जो एनी बेसेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? वो बनी थी एनी बेसेंट। परंतु यदि भारतीय पूछे तो वो कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। तो अब ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। किस हड़प्पा स्थल से हल्के मिट्टी का साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्त, जिस हड़प्पा स्थल से हल्के मिट्टी का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्त? वो मिला है बनवाली। आप ध्यान रखिएगा, जो बनवाली हड़प्पा एक स्थल है, वहाँ से हल्के मिट्टी का साक्ष्य मिला है। बात की जाए दोस्त बनवाली, तो बनवाली कहाँ है? बनवाली है हरियाणा में। आप ध्यान रखिएगा, जो बनवाली है ये हरियाणा में स्थित है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा बनवाली। साथ ही दोस्त, जो जूते हुए जो मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिला है? वो मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो आप ध्यान रखिएगा, किस हड़प्पा स्थल से हल्के मिट्टी का साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं बनवाली। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर को फिर से लगाया गया? तो दोस्त, जिस मुगल शासक के शासनकाल में फिर से जजिया कर लगाया गया वो कौन थे दोस्त? वो थे औरंगजेब। आप ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में फिर से जजिया कर को लगाया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जजिया कर को सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के शासक थे, उसके द्वारा लगाया गया। परंतु अकबर के द्वारा फिर से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। परंतु जाके फिर से
जो औरंगजेब थे उन्होंने फिर से इस कर को स्टार्ट किया था, इसका फिर से आरंभ किया था। तो आप ध्यान रखिएगा, अकबर के द्वारा समाप्त किया गया, परंतु औरंगजेब के द्वारा फिर से इसे शुरू कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? औरंगजेब। साथ ही दोस्त, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर यदि आपसे पूछे किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो वह है औरंगजेब। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रेस मुक्तिदाता का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्त, प्रेस मुक्ति दाता का जनक जिसे माना जाता है वो कौन है दोस्त? वह है चार्ल्स मैडकॉफ। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रेस था उस पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था। जो भारतीय जितने भी समाचार थे, जो भी प्रेस थे इत्यादि को, जितने भी अंग्रेज थे, क्या किया, पूरी तरह से बैन कर दिया। परंतु चार्ल्स मैडकॉफ के द्वारा इस प्रतिबंध को पूरी तरह से हटाया गया। इसी कारण से प्रेस मुक्तिदाता का जो जन्मदाता या जनक कहा जाता है वो कौन है? वह है चार्ल्स मैडकॉफ। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चार्ल्स मैडकॉफ। ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। ऋग्वेद में दास और दस्यु का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद में दास और दस्यु का जो संबंध है ये किससे है? यह है गैर आर्य से। किससे दोस्त? गैर जो आर्य लोग थे उससे संबंधित है। आर्य जो थे वो श्रेष्ठ थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान। तो ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेद में दास और दस्यु का जो संबंध है ये किससे है? गैर आर्य, जो आर्य लोग नहीं थे उससे संबंधित है दास और दस्यु। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गैर आर्य। साथ ही दोस्त, ऋग्वेद जैसा कि आप सभी जानते हैं ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। कुल मिलाकर 4 वेद हैं, जैसा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है कौन सा दोस्त? ऋग्वेद। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गैर आर्य। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। किस स्थान पर हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार का उद्घाटन किया था? तो दोस्त, जो हैदर अली थे टीपू सुल्तान के पिताजी, उन्होंने जो आधुनिक शस्त्रागार का उद्घाटन किया था या निर्माण किया था वो कहाँ किया था? डिंडीगुल। आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस स्थान पर हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार का उद्घाटन किया था? तो वो किया था डिंडीगुल। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डिंडीगुल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। फ्रांसिस्को अल्मेडा कौन था? तो दोस्त, फ्रांसिस्को अल्मेडा जो था वो एक प्रथम पुर्तगाली वायसराय, जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था भारत में आने वाला, वो कौन था? वो था फ्रांसिस्को अल्मेडा। आप ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को अल्मेडा कौन था? प्रथम पुर्तगाली वायसराय। साथ ही दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो यूरोपीय थे उसमें सर्वप्रथम कौन आया था? जितने भी यूरोपीय थे तो वो थे कौन दोस्त? पुर्तगाली। अब ध्यान रखिएगा, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो कौन था? वास्को डी गामा। और यदि पूछे कि सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली कौन था, तो वो था वास्को डी गामा। जैसा कि आप सभी जानते हैं पुर्तगाली, उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था अंग्रेज, फिर फ्रेंच, डेनिश इत्यादि क्रम से आए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को अल्मेडा कौन था? ये था प्रथम पुर्तगाली वायसराय। और प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को अल्मेडा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रथम पुर्तगाली वायसराय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो जैसा कि हम बता चुके हैं, सर्वप्रथम पुर्तगाली आया, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद कौन आया? ओ माफ कीजिए दोस्त, पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद डच, तब आया था अंग्रेज, उसके बाद आया है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1664 में। आप ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1664 में। इसका आंसर क्या है दोस्त? 1664 में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया? तो दोस्त, चौधरी चरण सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जिसने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले ही क्या किया? उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चौधरी चरण सिंह। साथ ही दोस्त, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ये जो एक दिन भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि कौन सा प्रधानमंत्री था जो लोकसभा जो बैठक होती है उसमें एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ था, तो हुए थे चौधरी चरण सिंह।
तो यही भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान कितने समय तक बढ़ाया जाता है? तो दोस्त, जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल यदि आपातकाल लागू होती है तो उसके तुरंत बाद जो इसका समय आप बढ़ा सकते हैं वो 1 साल तक, यानी 1 साल तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप यदि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, जैसे मान लो कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होने वाला है, अब उसका कार्यकाल समाप्त होगा, परंतु यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसका 1 साल जो होता है कार्यकाल वो बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1 साल। आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान कितने समय तक बढ़ाया जाता है? तो वह है 1 साल तक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनने वाली सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता कब की थी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो कौन बनी थी? वो बनी थी सरोजिनी नायडू। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष जो बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। और कब बनी थी? ये बनी थी 1925 में। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? 1925। जो 1925 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सरोजिनी नायडू, जिसे नाइटिंगेल के भी नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्त, भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला यही है, सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर क्या है? सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। मौलिक अधिकार मात्र किस पर लागू होता है? तो दोस्त, जो फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार, ये किस पर लागू होते हैं? ये सिर्फ होते हैं केवल राज्यों पर। आप ध्यान रखिएगा, जो मौलिक अधिकार होता है ये केवल किस पर लागू होता है? राज्य पर। यदि आपको ऑप्शन में नागरिक भी दे दे, राज्य भी दे दे, केवल राज्य, केवल नागरिक, तो कृपया आप ध्यान दें, सिर्फ खाली राज्यों पर होगा। या नहीं कि आप मार दें नागरिक और राज्य, तो गलत हो जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट हो है ये किस पर लागू होता है? ये होता है केवल राज्यों पर। साथ ही दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फंडामेंटल राइट का जो वर्णन है कितना में किया गया है? जो किया गया कितना से? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 से 32 तक। 12 से जो 32 तक है, किसका उल्लेख किया गया है? 12 से 32 तक के अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है। साथ ही दोस्त, मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? केवल राज्यों पर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। 74वें भारतीय संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची को शामिल किया गया था? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 74वें भारतीय संविधान संशोधन के तहत 12वीं जो अनुसूची है, जो 12वीं अनुसूची है उसको शामिल किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 74वें संविधान संशोधन में किसका वर्णन है? यह है नगर निगम, जिसे आप बोलते हैं नगर पालिका। आप ध्यान रखिएगा, जो 74वें संविधान संशोधन है इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है नगर निगम, जिसे नगर पालिका कहते हैं। साथ ही दोस्त, 73वें संविधान संशोधन है उसमें किसका वर्णन किया गया है? वो किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। अब पंचायती राज व्यवस्था का जो रूपरेखा तैयार किया गया, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्त? ये किया गया था बलवंत राव मेहता समिति के द्वारा, जिन्होंने त्रिस्तरीय ढांचा को संबोधित किया था, जिसमें गांव, जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 74वें भारतीय संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची को शामिल किया गया था? तो वो थी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जो है नगर निगम एवं नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। तो कृपया दोस्त, आप जितने भी प्रश्न होते हैं उन्हें लिंक करके पढ़िए, उससे जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं एक बार रिपीट कर लीजिए। जैसा बात आया अभी 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इससे देखिए जस्ट चर्चा आ गया है संशोधन। तो संशोधन की जितने बारे हैं, जैसे संशोधन बाद 73वां संविधान संशोधन क्या है, 74वां क्या है, तो जो होते हैं उसे लिंक करके पढ़िए। तो लिंक पढ़ने से क्या होगा? लिंक करके पढ़िएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको अधिक से अधिक जानकारी रहेगा। तो कृपया इससे अगर रिलेटेड कोई भी एग्जाम में अगर सवाल आए तो आप बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? 12वीं अनुसूची। साथ ही दोस्त, पंचायती राज व्यवस्था जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कहाँ लागू किया गया था सर्वप्रथम? ये लागू किया गया था कहाँ दोस्त? राजस्थान के नागौर जिला में। क्या पहले चर्चा इसका किए थे ना? बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए।
कि पहले इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 74वां संविधान संशोधन जो है इसमें 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ दोस्त? ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। कब? 1959 में। अब बात किया नगर निगम। नगर निगम का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये हुआ था मद्रास, जिसे आज आप चेन्नई कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। पंजाब पुनर्गठन आयोग, किस आयोग के आधार पर पंजाब और हरियाणा की स्थापना की गई थी? तो दोस्त पंजाब पुनः आयोग के जिस आधार पर या जिस आयोग पर पंजाब और हरियाणा की स्थापना की गई थी वो कौन सा आयोग था दोस्त? वो था शाह आयोग। आप ध्यान रखिएगा, शाह आयोग के ही सिफारिश पर पंजाब और हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त? 1966 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा एवं पंजाब का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शाह आयोग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। रूस का संसद का नाम क्या है? तो दोस्त रूस का जो संसद का नाम है वो क्या है? वो है ड्यूमा। जैसा कि आप सभी जानते हैं रूस का संसद का नाम क्या है? वो है ड्यूमा। जैसे जापान का संसद का नाम क्या है? डाइट। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा ड्यूमा। आप ध्यान रखिएगा, रूस का संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। भारत में पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्त भारत में पूर्व की देखो और नीति जिस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था उसका आंसर क्या है दोस्त? किसके द्वारा शुरू किया था दोस्त? ये किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, भारत में पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था? ये थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। सरकारों के विभिन्न रूप से संबंधित शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? वो कौन से विचारक थे, थिंकर थे, जिन्होंने यह अवधारणा दिया था कि शक्तियों का पृथक्करण किया जाए? तो ये थे मॉन्टेस्क्यू। आप ध्यान रखिएगा, सरकारों के विभिन्न रूप से संबंधित शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था दोस्त? वे थे मॉन्टेस्क्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, ये लोग काफ़ी बड़े विचारक थे, बड़े थिंकर थे। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं का अवधारणा है शक्तियों का पृथक्करण से, जो सरकार की जो विभिन्न रूप होती है उससे शक्तियों का जो पृथक्करण का अवधारणा जो दिए थे, किसने दिया दोस्त? मॉन्टेस्क्यू। तो इसका आंसर क्या है? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो दोस्त लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति होते हैं ये अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करते हैं किसको दोस्त? राष्ट्रपति को। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसे ही लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राष्ट्रपति। साथ ही दोस्त लोक लेखा समिति में, जो लोक लेखा समिति है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होता है लोकसभा का और 7 होते हैं राज्यसभा का। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो होते हैं लोक लेखा समिति, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं हम, PAC, जिसे हम क्या कहते हैं? PAC मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ये किसको करता है? राष्ट्रपति को। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल होते हैं 22 सदस्य, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा का और 7 होते हैं राज्यसभा का। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। एक समांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व क्या है? इसे एक समांतर अर्थव्यवस्था, जिसे हम काला धन भी कहते हैं, ब्लैक मनी भी कह सकते हैं, उसका अस्तित्व क्या है? तो दोस्त इसका जो अस्तित्व है, इसका जो अर्थ निकलता है वो क्या होता है दोस्त? वो होता है मौद्रिक नीति को कम प्रभावी बनाना। जो मौद्रिक नीति जो RBI जारी करता है उसको क्या है? कम प्रभावी बनाना, मतलब ज़्यादा अधिक से अधिक प्रभावित नहीं डालना, मतलब उसको कम प्रभावी बनाना। तो आप ध्यान रखिएगा, एक समांतर अर्थव्यवस्था जिसे हम काला धन भी कहते हैं, ब्लैक मनी भी कहते हैं, उसका प्रमुख अस्तित्व क्या है? तो वह है मौद्रिक नीति को कम प्रभावी बनाना। अब मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो RBI, जो भारत के केंद्रीय बैंक हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही मौद्रिक नीति जारी करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मौद्रिक नीति को कम प्रभावी बनाना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। स्टैगफ्लेशन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दोस्त स्टैगफ्लेशन, इसे किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं? तो यह है उच्च मुद्रास्फीति, मतलब उच्च मुद्रास्फीति का क्या हो? अधिक बढ़ जाना, साथ ही कम वृद्धि जो है वो काफ़ी कम हो, तथा अधिक बेरोजगारी। यदि बेरोजगारी
अधिक बढ़ जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि हम स्टैगफ्लेशन को परिभाषित करना चाहेंगे तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या हो सकता है। पहले क्या होगा, उच्च मुद्रास्फीति, मतलब जो मुद्रास्फीति है उसका अधिक बढ़ जाना। दूसरा में कम वृद्धि, जो आय आपका बढ़ रहा था उसमें कम वृद्धि होना। साथ ही साथ जो बेरोजगारों की संख्या है वो अधिक बढ़ जाना। तो यही होता है स्टैगफ्लेशन। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है, उच्च मुद्रास्फीति, कम वृद्धि और अधिक बेरोजगारी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। किस संस्था को विश्व बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। तो दोस्त आईडीए, जो आईडीए है, आईडीए इसे विश्व बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, आईडीए। अब ध्यान रखिएगा, किस संस्था को विश्व बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है, तो है आईडीए। अब ध्यान रखिएगा, जो विश्व बैंक के दो प्रमुख भाग हैं, आईडीए और आईआरडीए। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख भाग हैं आईडीए और आईआरडीए, तो उसी में से जिसे हम सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं वो कौन सा है दोस्त, वो है आईडीए। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रम की उत्पादकता शून्य होती है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो परछन बेरोजगारी, परछन का मतलब क्या होता है, डिसगुइज, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डिसगुइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपा हुआ बेरोजगारी, जिसे हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। तो अब ध्यान रखिएगा, किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रम की जो उत्पादकता होती है वो शून्य मानी जाती है, तो है परछन बेरोजगारी में। इसमें क्या होता है कि जहाँ एक व्यक्ति कोई भी काम करना हो, काम करने की आवश्यकता उसमें एक व्यक्ति को, परंतु वही काम 3 व्यक्ति मिलकर कर रहा है। मान लीजिए कोई काम है, कोई भी काम हो, उसे सिर्फ एक व्यक्ति निपटारा कर सकता है, वह काम को पूरी तरह समाप्त कर सकता है, परंतु उसमें क्या है 3 व्यक्ति जा मिल गया, 4 व्यक्ति उसी को काम कर रहा है। तो एक ही काम को जो एक व्यक्ति कर सकता है, परंतु उसी को काम को करने के लिए 4 व्यक्ति की आवश्यकता हो, तो उसे ही कहते हैं उत्पादकता शून्य, मतलब उसका उत्पादकता क्या है, शून्य। तो उसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी पूरी तरह से नहीं दिखाना। तो आप ध्यान रखिएगा, किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रम की उत्पादकता शून्य होती है, तो है परछन बेरोजगारी। इसका आंसर क्या है दोस्त, परछन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्क्वीज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर क्या है, परछन बेरोजगारी। अब ध्यान रखिएगा, अभी खास करके जिस प्रकार के देख रहे हैं महामारी जो है कोरोना का, तो इसमें क्या जितने भी लोग थे वो जो बाहर में काम कर रहे थे फैक्ट्रियों में या कहीं भी, वो क्या है अपने घर लौट आए। तो क्या करेंगे, यदि बैठे हुए हैं अपने घर में तो एक ही काम है, क्या करेंगे 10 व्यक्ति जाके उसमें जुट गए, एक ही काम है, तो क्या है वो एक प्रकार की छिपी हुई बेरोजगारी है। मतलब जहाँ पर एक काम को निपटारा करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता हो, परंतु उसी काम करने के लिए 10 व्यक्ति जुट गया हो, तो उसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। लॉरेंज वक्र के द्वारा किसको दर्शाया जाता है। तो दोस्त लॉरेंज वक्र, इसके द्वारा हमेशा आय वितरण को, जो आय होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूट जो होता है, इसी को दर्शाया जाता है हमेशा लॉरेंज वक्र के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा, लॉरेंज वक्र के द्वारा किसको दर्शाया जाता है, तो यह है आय वितरण को। तो इसका आंसर क्या है, आय वितरण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सैडल पीक। आप ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सैडल पीक। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, सैडल पीक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस राज्य में अधिक वर्षा होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो वेस्ट डिस्टर्बेंस, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वेस्ट डिस्टर्बेंस, तो इसके कारण जो अधिक वर्षा होती है वो कौन सी राज्य है दोस्त, जो अधिक प्रभावित होती है वो होती है पंजाब। आप ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वह है पंजाब। तो इसका आंसर क्या है, पंजाब। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। सतलज और काली नदियों के बीच को हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सतलज और काली नदी जो है उसके बीच के जो हिमालय है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। आप ध्यान रखिएगा, सतलज और काली नदियों के बीच को हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो है कुमायूं हिमालय। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, कुमायूं हिमालय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, इसका आंसर था कुमायूं हिमालय। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, दक्षिण अमेरिका में चौड़े वृक्षहीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है।
तो आप ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण अमेरिका में चौड़े वृक्षहीन घास के मैदान को क्या कहते हैं? हम कहते हैं पंपास। आप ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान जो पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पंपास। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पंपास। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिमा प्रश्न। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आप ध्यान रखिएगा, अफ्रीका की जो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी नदी है दोस्त? वह है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी अफ्रीका जो महाद्वीप है उसकी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। आप ध्यान रखिएगा, अफ्रीका की कौन सी नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है? तो वह है लिम्पोपो नदी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? लिम्पोपो नदी। साथ ही दोस्त, लिम्पोपो नदी को इटली का गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो कृपया, यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही नए फ्रेंड जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।